अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिरसा नगर से अपहरण कर लिए जाने के कुछ घंटे बाद ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा बादाम पहाड़ पैसेंजर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जमशेदपुर के सफाई कर्मी संस्थापक दिवस के दिन झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले टाटा स्टील के विरुद्ध करेंगे भूख हड़ताल। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र से बीते शाम एक व्यक्ति का अपहरण कर लिए जाने के कुछ घंटे बाद ही जमशेदपुर पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पा ली, जिसे लेकर जमशेदपुर एसएसपी कौशल किशोर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए जानकारी दी। पैसों की लेन देन को लेकर यह घटना घटित हुई है, जिसमें पुरुलिया जिले के रहने वाले डॉक्टर उर्फ चमन खान कुछ लोगों से पैसे दुगना करने का लालच देकर लाखों रुपए लिए हुए था। इसी कड़ी में जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 1 के दासपाड़ा के रहने वाले निरंजन दास ने कुछ दिन पूर्व चमन खान से लगभग 1 लाख रुपए उधार में लिया था। इधर चमन खान के द्वारा लिए गए पैसे नहीं लौटाने के कारण आरोपियों ने उससे पैसे देने के लिए दबाव डाला, तो चमन उन्हें बरगलाकर जमशेदपुर ले आया और कहा कि निरंजन के पास ही पैसा है और वह नहीं लौटा रहा है। इसके बाद सभी निरंजन को अगवा कर बंगाल ले गए। इधर पुलिस को सूचना मिलने पर एक टीम गठित कर पुरुलिया पुलिस के साथ संपर्क किया गया। इसके बाद दोनों जिले की पुलिस संयुक्त रूप से बागमुंडी में छापामारी कर अपहृत निरंजन दास सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जमशेदपुर ले आई, जिसमें मास्टरमाइंड डॉक्टर उर्फ चमन खान, संदीप राय, तपन रजक, उसकी पत्नी करुणा रजक और विकास सिंह मुरा शामिल हैं। जमशेदपुर पुलिस ने सभी से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। को एक शिकायत मिली कि संध्या 6 बजे एक व्यक्ति को उसके घर से कुछ लोगों के द्वारा, तकरीबन 4-5 व्यक्तियों के द्वारा जबरान अपनी 4 पहिया वाहन में बैठा करके ले जाया गया है। एक तरीके से उनका अपहरण कर लिया गया है। उनकी पत्नी के द्वारा ये शिकायत थाने में दर्ज कराई थी और गाड़ी का एक नंबर तो नहीं था, लेकिन एक मोटा-मोटी गाड़ी का एक ब्यौरा भी उपलब्ध कराया। उसको लेकर के तुरंत ही अपनी टीम सक्रिय हुई, जिसको एफटीसीपी मॉनिटर कर रहे थे और डीएसपी सिटी उसकी अगुवाई कर रहे थे। और इस प्रकार की सूचना मिली कि ये लोग बंगाल की तरफ रवाना हुए हैं, पुरुलिया जिले की तरफ, पटमदा कमलपुर होते हुए। संबंधित थानों में भी चेकिंग लगाई गई और पुरुलिया जिले के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया और पुरुलिया पुलिस का इसमें काफ़ी सहयोग मिला और अंततः बागमुंडी थाने से जो है वो गाड़ी भी डिटेन हुई और इसमें जो 4 व्यक्ति थे कुल मिलाकर के 5 व्यक्ति जो थे, वो पांचों व्यक्ति वहाँ से पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारी हुई और जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो यह समझ में आया कि इसमें डॉक्टर चमन खान नाम का एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपने साथ अन्य 4 लोगों को लेकर के आया था और यहाँ जो व्यक्ति निरंजन दास है बिरसा नगर का, उसको ये लोग उठा करके ले जाने के जुगत में थे और इनका आरोप था कि इसने जो है उनके पैसे रखे हुए। वस्तुस्थिति यह है कि जांच के दौरान यह बात सामने आई कि इस व्यक्ति के द्वारा, जो बिरसा नगर का व्यक्ति है, 1 लाख रुपए उनसे लिए गए थे, ऐसा उनका आरोप है। और उस व्यक्ति ने अन्य कई व्यक्तियों से वहां पर बागमुंडी क्षेत्र में और अपने आसपास के इलाके से पैसा दुगना करने के नाम पर काफ़ी सारा पैसा लोगों से लिया हुआ था। जब उनके द्वारा उस पैसे की मांग की गई कि भाई हमारा पैसा वापस करो, तो दुगना आपने कहा है कि हम करके देंगे, तो उसने उन लोगों को एक तरीके से भरमाया कि जो बिरसा नगर का रहने वाला व्यक्ति है, उसको मैंने एक बड़ी रकम दी हुई है और वो नहीं वापस कर रहा है, इसलिए आपके पैसे नहीं मिल पा रहे। और ऐसा करके उसने और लोगों को भी जुटाया और ये सारे लोग यहाँ पर लेकर के आए और दबाव डाल करके एक तरीके से इसको ले जा रहे थे, जबकि बाद में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उतनी कोई बड़ी रकम इसको नहीं दी गई थी, बहुत ही छोटी रकम दी गई थी उसकी तुलना में। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लोग फंसाने के चक्कर में थे और जो भी ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है उनके द्वारा, उसका कोई भी दस्तावेजी कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सच नहीं है। लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा बहुत तेज़ी से कार्रवाई की गई और पुरुलिया पुलिस के सहयोग से 4 घंटे के अंदर जो अपहृत व्यक्ति था उसकी भी बरामदगी हुई और इसमें शामिल जो 5 व्यक्ति थे और जिस वाहन का इसमें उपयोग किया गया था उसको भी जब्त किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को धनबाद के सिंदरी से कई योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं टाटानगर से बादाम पहाड़ के लिए चलने वाली मेमू पैसेंजर को भी हरी झंडी दिखाई। इसको लेकर टाटानगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ट्रेन यात्रियों को लेकर रवाना हुई। यह टाटा बादाम पहाड़ के बीच चलने वाली चौथी ट्रेन है। मौके पर मौजूद ARM अभिषेक सिंघल ने बताया कि इस ट्रेन के चलने से व्यापारियों और मजदूरों को लाभ मिलेगा। इसके पूर्व जो ट्रेनें चलती थी वह सुबह चलती थी। यह ट्रेन शाम 6 बजे टाटानगर से खुलेगी और रात 9:05 पर बादाम पहाड़ पहुंचेगी। यही ट्रेन रात 9:15 पर बादाम पहाड़ से खुलेगी और रात 11:30 पर टाटानगर पहुंचेगी। इस ट्रेन के चलने से टाटा और बादाम पहाड़ के बीच शाम को भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। मौके पर मुख्य रूप से बीजेपी जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, पूर्व विधायक मेनका सरदार, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज 11 बजे टाटानगर स्टेशन से डिपार्चर हुआ है और 14:05 पर हमारा वहाँ पहुँचेगी, बादाम पहाड़ पहुँचेगी। 11:45 को हुआ है, 2:05 से राइट टाइम है और रेगुलर कोर्स में ये शाम को 18:30 बजे का इसका डिपार्चर टाइम होगा टाटा से बादाम पहाड़ के लिए, ताकि बादाम पहाड़ एरिया की जो कनेक्टिविटी शाम के टाइम में हमारी थोड़ी वीक थी, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा नई ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, जिससे कि वहाँ के नागरिकों को सुविधा होगी टाटानगर एरिया से रात के टाइम में भी जुड़ने के लिए। मजदूरों को इससे ये फ़ायदा बिल्कुल होगा कि वहाँ पर जो टाटा से जो मजदूर अप डाउन करते हैं वहाँ पर ये ट्रेन उसी दिन सेम डे रात को लौट कर आएगी, वो इस ट्रेन से रात को लौट सकेंगे। मजदूरों के हितों को ध्यान रखते हुए, श्रमिकों को हितों को ध्यान रखते हुए और वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है उनके हितों को ध्यान रखते हुए ही ये ट्रेन इस तरह से चलाई गई है कि जो श्रमिक व्यापारी टाटानगर आते हैं बादाम पहाड़ क्षेत्र से, वो शाम को जा सकें और जो वहाँ से यहाँ वापस आना चाहते हैं वो भी आ सकें। इस रूट की अगर कहें दिन में पर डे 2 चलती है हमारी, डेमो और मेमू चलती है, 3 चलती हैं, ये चौथी ट्रेन है पर डे चलेगी हमारी। हाँ, एक फेरा लगाई जाएगी यहाँ से टाटानगर से और रात को वापस आ जाएगी। 18 बजे जाया करेगी, 18:30 बजे रात को। जमशेदपुर के सफाई कर्मी कई मांगों को लेकर कई साल से आंदोलित हैं। सफाई कर्मी संस्थापक दिवस के दिन 3 मार्च को झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले टाटा स्टील के विरुद्ध साकची में बिरसा मुंडा चौक दुर्गा पूजा मैदान में भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल के इस कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व मंत्री व झामुमो नेता दुलाल भुइयां करेंगे। भुइयांडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुलाल भुइयां ने बताया कि उनकी मांग है कि सफाई कर्मियों की सीधी बहाली हो। अभी टाटा स्टील सफाई कर्मियों से डिग्री मांग रही है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कहा कि अगर इस बार भी उनकी मांग नहीं मानी जाती तो धटकीडी में ठक्कर बाबा क्लब के पास धरना प्रदर्शन होगा और फिर फैसला किया जाएगा कि मुंबई जाके रतन टाटा के आवास का घेराव किया जाए। DC मुख्यालय को घेराव किए, जनरल ऑफिस को घेराव किए, आश्वासन पर आश्वासन। अब हम लोग पिछले साल हम लोग जुगली पार्क में टाटा साहब के जयंती में एक तरफ रतन टाटा साहब केक काट रहे, माला पहना रहे, एक तरफ हम लोग टाटा साहब को जन्मदिन में केक काट रहे, माला पहना रहे, उपवास में रहे। और इस बार भी हम लोग बिरसा मुंडा चौक दुर्गा पूजा मैदान में पूरा संगठित मजदूर, पूरा साफ सफाई कर्मचारी मजदूर सभी लोग हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे और भूख हड़ताल में संदेश देंगे रतन टाटा साहब को कि गरीब मजदूर, झाड़ू वाले जो मजदूर लोग हैं, जो नाला साफ करने वाले, उसके डिग्री क्या चीज़ का जरूरत, सीधी बहाली हो। और 5 साल 500 आदमी का जो नियुक्ति के लिए चिट्ठी निकला था वो अभी रफा दफा हो गया, फिर से आए। सब लोगों को 250 मिले जनरल कोटा को और 250 हम लोग को मिले। सब ये लड़ाई है। अगर नहीं मानी, दूसरा ठक्कर साहब वहाँ ठक्कर बाबा क्लब में हम लोग बैठेंगे और वहाँ निर्णय लेंगे रतन टाटा की घर की ओर चलो अनशन में बॉम्बे, सबको बॉम्बे ले। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो,
या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पे आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। सरायकेला जिले के 20वें एसपी के रूप में मनीष टोप्पो ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार से उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व एसपी मनीष टोप्पो का निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर चांडिल एसडीपीओ, सरायकेला एसडीपीओ, आदित्यपुर, गम्हरिया, सरायकेला सहित कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। पदभार सौंपने के बाद निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने अपने अल्प अवधि के कार्यों को बेहतरीन उपलब्धि बताया और कहा कि कम समय में उन्होंने अपने अधिकारियों के बल पर अच्छी उपलब्धि हासिल की है। महिला शक्ति ऐप के जरिए महिला सुरक्षा पर जो काम हो रहा था वह बेहतर था। कम्युनिटी पुलिसिंग, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के किए जा रहे कार्य बेहतर ढंग से संचालित हो रहे थे। नए एसपी को सबकी जानकारी दे दी गई है। बेहतर पुलिसिंग के लिए उन्हें जो बढ़िया लगेगा उसे वे आगे ले जाएंगे। उन्होंने नए एसपी मनीष टोप्पो को शुभकामनाएं दी। वहीं नए एसपी मनीष टोप्पो ने जिले में कानून व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू करने और बेहतर तालमेल से पुलिसिंग करने की बात कही। उन्होंने अपराधियों एवं विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को सचेत रहने की नसीहत देते हुए कहा कि अपराधी एवं अधिकारी सुधर जाएं या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। साथ ही रांची में ट्रैफिक नियंत्रण और महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों को यहां भी जारी रखने की बात कही। मेरे बड़े भाई डॉक्टर विमल कुमार ने बताया आपको कि उनकी कुछ प्राथमिकताएँ थी, कम समय रहने के कारण वो नहीं पूरा कर सके, तो मैंने इनसे बात किया है कि और किस किस प्रोजेक्ट में ये काम करना चाहते थे, और मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते थे या जो प्रोजेक्ट अभी अधूरा रह गया है, मैं उनके मार्गदर्शन से वो पूरा करूँगा। साथ ही साथ हर जगह का अपना अलग अलग विशिष्टताएँ होती हैं, अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग तरह का क्राइम होता है, अलग अलग तरह का लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो इन सब में समय सीखने में मुझे लगेगा, और जैसी परिस्थिति होगी उसी परिस्थिति के अनुसार हम लोग जो भी सेवा जो हमको देना है पब्लिक को, जो सर्वोत्तम सेवा जो हम लोग देना चाहते हैं वो हम देने का प्रयास करेंगे। मैं शुरू से ही टीम भावना में विश्वास करता हूँ। हो सकता है कि हम रैंक में ऊपर नीचे हों, लेकिन इस कड़ी के सभी लोग जब तक मजबूत नहीं होंगे और एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक के डिपार्टमेंट सफलता नहीं पा सकता है। तो मैं टीम भावना में विश्वास करता हूँ। साथ ही साथ हम लोग ये भी हर बार कहते हैं कि हम लोग महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा पे विशेष ध्यान देंगे, लेकिन ये हो नहीं पाता है, हम लोग कर नहीं पाते हैं। क्या कारण रहता है इसे जानने की कोशिश मैंने की है, और पिछले पोस्टिंग के दौरान भी मैं बहुत संजीदगी से इस बात पे अपने लोगों से मैंने कहा है कि हम बोल देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हम उस वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के जो भी मामले होंगे उसमें हम चाहेंगे कि हमारी जो टीम है वो बहुत संजीदगी से काम करे और बेहतर से बेहतर सेवा हम लोग देने के लिए आए हैं, हम लोग देने का प्रयास करें। अखिल भारतीय आदिवासी गौड़ संघ के लोगों ने आज अपने जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से इन लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन को संदेश दिया है कि जैसे चुनाव में वोटर आई कार्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह वोटर आई कार्ड के माध्यम से सभी को जाति प्रमाण पत्र देने का काम करें। अगर जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, फिर भी बात नहीं बनी तो आंदोलन करेंगे। इन लोगों के सीधे तौर पर कहना है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से आदिवासियों को मिलने वाली सुविधा हमें नहीं मिल रही है, जिससे मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं और ना ही सरकार की योजना का लाभ हमें मिल रहा है। अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए हैं
हम लोगों का दो मांग है विशेषकर। एक है, हम लोग के समाज के लिए कोई भवन का अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ है। काफ़ी दौड़ धूप करने के बाद विधायक जी के पास भी दौड़े हैं, यहाँ भी दौड़े हैं, लेटर यहाँ दिया हुआ है। और दूसरा है कि जाति प्रमाण पत्र बोला जाता है कि खतियान लेके आइए, 32 का खतियान लेके आइए। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि 32 का खतियान तो सबके पास है नहीं, और यहाँ शहरी क्षेत्र में संभव है नहीं। कोई कहाँ किसी तरह भाड़ा में रह रहे हैं, कोई किसी तरह कहीं कहीं गुजारा कर रहे हैं, झोपड़ पट्टी में चाहे फ्लैट में भी ले रहे हैं, तो वहाँ भी खतियान नहीं है। कंपनी के क्वार्टर में है तो वो भी खतियान नहीं है। और रही बात कोई बागान एरिया घेर के बनाया है तो उसके पास भी खतियान नहीं है। कहने का मतलब है कि आज हमारे जो बाल बच्चों का भविष्य एकदम अंधकार में है। अच्छे स्कूल में हम लोग अच्छे विद्यालय में दाखिला कराना चाहते हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के चलते हम लोग नहीं करवा पाते हैं। उसका जो आरक्षण हम लोग को मिल नहीं पाता है, जिसके चलते हम लोग बहुत ही पीछे हैं। और हम लोग तो आदिवासी हैं, तो आदिवासी ऐसा थोड़ी कि जंगले में रहेंगे। हम लोग भी तो शहर में रहना। हम लोग को भी बच्चों का अच्छा स्कूल में पढ़ने का शौक़ है, पढ़ाने का शौक़ है, साहब बनाने का, डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का हम लोग को भी तो ख्वाहिश है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार के द्वारा हम लोग का जाति प्रमाण पत्र बिना खतियान के बने। जिस तरह से हर 5 साल में वोटिंग के समय में वोट लिया जाता है वोटर आईडी और आधार कार्ड के द्वारा, तो उसी तरह उसी आधार कार्ड उसी वोटर आईडी के द्वारा आप पहचान कर ले कि हम कितने सालों से रह रहे हैं। यदि नहीं माने जाएंगे तो हम लोग सीएम साहब के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल जाके मिलेगा और मिलने के बाद उससे जब बात करेंगे आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को बंग भाषियों के द्वारा कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इनके द्वारा एक मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री को भी भेजा गया है। इन्होंने कहा कि पौराणिक काल में जब चैतन्य महाप्रभु ने वर्तमान NH-33 के रास्ते पूरी तीर्थ को संपन्न किया था, उस वक्त उन्हीं के द्वारा इस भूखंड का नाम झारखंड दिया गया था और अब झारखंड राज्य बना। इस कारण से NH-33 नामकरण चैतन्य महाप्रभु के नाम पर किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि झारखंड राज्य में 42% आबादी बंगभाषी की है, लेकिन फिर भी बांग्ला भाषा उपेक्षित है। यहाँ बांग्ला भाषा के स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिन्हें वापस से शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य सरकार के नाम बांग्ला भाषा के उत्थान हेतु 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपकी बात तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे बांग्ला भाषा समाज के से हम लोग आए हुए हैं और आज हम लोग बांग्ला भाषा को हर तरफ से जो कि दरकिनार कर दिया गया है, जो कि बांग्ला भाषा एक समाप्ति की तरफ में है। तो समाप्ति की तरफ में है बोल के आज हम लोग बांग्ला समाज की तरफ से आज कई महीनों से कई सालों से आज हमारे आंदोलन एकदम जारी है, जो कि पिछले कई दिन पहले हम लोग रांची में भी एक मेमोरेंडम दे के आए हैं। आज हम लोग डीसी साहब को तो सबसे पहले हमारे बंग समाज की तरफ से उनको हम लोग स्वागत किए। पठन पाठन नहीं है, हमारे शिक्षक शिक्षिका नहीं है, जो कि केंद्र सरकार ने कहा कि 1 से लेके 5 तक जो कि बांग्ला शिक्षक को पढ़ाई किया जाए, जो कि अभी तक राज्य सरकार में नहीं हुई है। इसीलिए हमने डीसी महोदय का आज बोलना है कि सभी सरकारी जो स्कूल है, सभी सरकारी स्कूल में हमारे वहाँ पर शिक्षक नियुक्ति किया जाए, हमारे बांग्ला भाषा को वहाँ पर पठन पाठन जो किताब है वो दिया जाए। यही सब मांग लेके आज हम लोग आए थे डीसी साहब से मिलने के लिए, और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द जो हमारे बांग्ला समाज से जो हमारे मुद्दा है, इस मुद्दे को जल्द से जल्द इसका बोले कि हम लोग कर देंगे, समस्या का समाधान आप लोग का हो जाए। शुक्रवार की अहले सुबह चांडिल थाना क्षेत्र के भुइयांडीह स्थित एक गड्ढे में 55 वर्षीय अधेड़ का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव के ही खंडारी लायक के रूप में हुई। बताया जाता है कि मृतक कंडारी लायक बीते गुरुवार को अपने ही घर के जमीन नापी करवा के शाम को घर से निकले थे और रात को घर नहीं लौटे। शुक्रवार की सुबह शव गाँव के एक गड्ढे के पानी में बहता हुआ मिला है, लेकिन मृतक के परिजनों ने प्रशासन से किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई है। वही घटना की सूचना पर चांडिल थाना प्रभारी वरुण यादव ने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। मिला सवेरे अभी खबर मिला कि कंडारी लायक हमारे भुइयांडीह का रहने वाला ये सवेरे यहाँ खदान के किनारे कहीं जा रहा था, सवेरे वो पानी में गिरने के कारण उसका मृत्यु हुई है। यही तो परिवार
परिजनों का कहना बस यहीं तक हुआ है जी। लोग अपना प्रक्रिया कर रहा है पोस्टमार्टम करने के लिए। तो लोग का कुछ ये नहीं कि कल शाम को निकला है, बोला कि 6 बजे से 6:30 बजे 6-6:30 बजे निकला है, फिर घर दोबारा वो किया नहीं। बाकी बात तो उसका परिवार वाले ही बोल सकता है। व्यक्तिगत रात्रि में घर से निकले थे, उनके परिजन के अनुसार ये फिसल के पानी में गिर गए, जिससे इनका मृत्यु होना प्रतीत होता है। बाद पोस्टमार्टम के बाद स्थिति कुछ होगा तो पता चलेगा। लगभग 50 है इनका एज। ये लोकल गांव भुयाड़ी के ही हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के मैदान में आज 5 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आरंभ हुआ। दूसरा अभिषेक सिंह मेमोरियल क्रिकेट मैच लिवरपूल क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट 2024 की शुरुआत की गई। यह क्रिकेट मैच 1 मार्च से 5 मार्च तक चलेगा। 5 मार्च को इसका फाइनल मैच होगा। जैसा कि जमशेदपुर में प्रचलित है, लिवरपूल क्रिकेट क्लब बहुत ही अच्छा मैच का आयोजन करती है। इस मैच में कुल 32 टीम भाग ले रही हैं। मैच का फाइनल जीतने वाले विजेता को 1,25,000 का प्रथम पुरस्कार राशि रखी गई है। दूसरे विजेता के लिए 75,000 की राशि रखी गई है। मैच के उद्घाटन समारोह में झारखंड क्रिकेट संगठन के चयनकर्ता मनोज यादव पधारे थे। मैच का आयोजन जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के मैदान के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। लिवरपूल क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष मनीष जैन ने बताया कि वैसे तो हमारा क्रिकेट क्लब प्रतिवर्ष लगभग 6 वर्षों से क्रिकेट प्रतियोगिता करती आ रही है, पर पिछले 2 वर्षों से अभिषेक सिंह मेमोरियल के नाम से क्रिकेट मैच का आयोजन होता आ रहा है। आज के उद्घाटन समारोह में क्लब के सभी सदस्य उपस्थित थे। मनीष जैन, विनीत कुमार, देवेंद्र कुमार, अजय और अरुण आनंद, राजेश मोहंती, रविंद्र और लाल बदानी आदि सभी सदस्य उपस्थित थे। जी, ये आज लिवरपूल क्लब के द्वारा सेकेंड एडिशन अभिषेक सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ कोऑपरेटिव ग्राउंड जमशेदपुर में किया जा रहा है, जिसमें 32 टीमें भाग ले रही हैं और इसमें जो जीतने वाली टीम उन्हें 1,25,000 की इनाम राशि दी जाएगी और जो टीम रनर अप रहती है, फर्स्ट रनर अप टीम रहती है, उसे 75,000 रुपये की इनाम राशि दी जाएगी। तो ये जो एक मंच है, यहाँ हमारे झारखंड में या इसके अगल बगल की भी टीमें आ रही हैं, तो उन बच्चों को, उन क्रिकेटर प्रेमियों को, क्रिकेटर्स को एक मंच देने की कोशिश की जा रही है और इसका लाइव प्रसारण भी, जैसा कि पप्पू भाई ने बताया, जो कि हमारे एक मानक सदस्य हैं इस लिवरपूल क्लब के, तो ये लिवरपूल क्लब के द्वारा कराया जा रहा ये जो टूर्नामेंट है, इसका लाइव प्रसारण इसलिए किया जा रहा है ताकि वो बच्चे अपनी जो प्रतिभा इस ग्राउंड में दिखाएंगे इन 5 दिनों में, उसे और कहीं भी प्रसारित कर सके और प्रचारित कर सके, ताकि उन्हें एक उचित मंच मिल सके और आगे अपना वो करियर इस क्रिकेट के मैदान में बना सके। क्रिकेट खेल बहुत ही लोकप्रिय है, ये सभी कोई जानते हैं, और ऐसे समय में क्रिकेट का जितना बेहतरीन एक टूर्नामेंट लिवरपूल क्लब के द्वारा कराया जा रहा है, ये सराहनीय है। मेरे तरफ से साधुवाद है उनको कि उन्होंने इतने बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जमशेदपुर के अगर आप माहौल को देखेंगे तो जमशेदपुर एक जब बिहार था उस वक्त भी खेल का मक्का जमशेदपुर को कहा जाता था। और इस कोऑपरेटिव कॉलेज ग्राउंड की बात करें तो बचपन से हम लोग भी यहीं क्रिकेट खेलकर बड़ा हुए हैं। उस समय क्रिकेट का यह मैदान इतना सुंदर नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ रमेश सक्सेना, रणधीर सिंह, सुब्रतो बनर्जी, सबा करीम जैसे क्रिकेटर इंडिया के लिए खेले, यहाँ से निकल कर गए। हम लोगों ने भी क्रिकेट खेला, इंग्लैंड में भी जाकर क्रिकेट खेला। और अभी के समय में आप देखें, सौरभ तिवारी है, ईशान जग्गी हैं, आपको अभी कुशाग्रा है, ये सभी खिलाड़ी भी इसी जगह से क्रिकेट खेल कर निकले हैं और सभी ने अपनी क्रिकेट की शुरुआत टेनिस बॉल से की है। तो ये एक मंच प्रदान करना टेनिस बॉल का, और उसमें होता है कि जो बच्चे नए छोटे बच्चे हैं वो भी क्रिकेट में इंटरेस्ट उनका बनता है। साथ ही साथ ऐसे जो कि ठीक है वो कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन मैदान में रहना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर सोच के लिए और समाज में एक तरह से योगदान देने के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है और मुझे लगता है कि जमशेदपुर में काफ़ी वर्षों के बाद एक इस स्तर का टूर्नामेंट किया जा रहा है, जिसमें कि लाइव भी प्रसारण है और इनाम राशि भी इतनी बेहतरीन दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो 32 टीमें खेल रही हैं, ये सभी जितने भी बच्चे यहाँ खेलें उनको साधुवाद है कि अच्छा क्रिकेट खेलें, पार्टिसिपेट करें। और जहाँ तक कि मेरा, आपने जो कहा कि खेल से और बाकी जो मैं खिलाड़ी रहा हूँ, खेल से जुड़ा हूँ, मैं झारखंड का चयन करता हूँ, तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं, अगर कहीं भी टेनिस बॉल हो या किसी भी बॉल में अगर क्रिकेट खेलते हुए कोई अच्छी प्रतिभा दिखती है, तो ये मेरा काम है कि उस प्रतिभा को देखना, उस प्रतिभा को आगे लेकर आना। तो मैदान में आने का मुझे मौका मिला है, अगर कोई प्रतिभा यहाँ भी अगर अच्छी दिखेगी और ख़ास करके अगर रिकॉर्डिंग है
तो डेफिनेटली अगर मुझे मेरे नज़र के सामने अगर कोई ऐसी प्रतिभा आएगी तो मैं झारखंड का चयन करता होने के नाते उस प्रतिभा को आगे ले जाने का प्रयास जरूर करूँगा। शुक्रवार को ईचागढ़ विधानसभा अंतर्गत चांडिल प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में आजसू केंद्रीय महासचिव हरिलाल महतो, जिला अध्यक्ष सचिन महतो और केंद्रीय सचिव सत्यनारायण महतो ने नारियल फोड़कर पूजा अर्चना करने के पश्चात फीता काटकर किया। गौरतलब है कि अप्रैल माह में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों में एकाएक हलचल तेज हो गई है। वहीं सभी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर समर्थकों संग मतदाताओं से रूबरू होने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विगत 5 वर्ष से लगातार सक्रिय रहने वाले राजनीतिक दल आजसू कहां पीछे रहने वाली है। उसी क्रम में शुक्रवार को चांडिल डैम रोड स्थित लक्ष्मी टेंट हाउस के समीप आजसू पार्टी के चांडिल प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन विधिवत रूप से पूजा अर्चना उपरांत नारियल फोड़कर और फीता काटकर अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप सहित ईचागढ़ विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजसू पार्टी का कार्यालय खोला गया। इस कार्यालय से गरीब आदमी के लिए जो एम्बुलेंस फ्री या रात में चावल दाल जो बांटते हैं और पानी टांकी जो जाता है सारा सुविधा चांडिल बाजार के लिए यही से करें। चांडिल बाजार का चिल्को जाने में दूर रहता है। जैसे निमटी में भी ऑफिस है, अभी कुकड़ू में भी कर रहा है, आपका ईचागढ़ का मिलन चौक में भी कर रहा था। हर एक जगह ईचागढ़ विधानसभा जनता की सुविधा के लिए सब जगह ऑफिस रहेगा और वहीं से सारा सुविधा जितना निजी स्तर से हो सकता है हम सब जगह अगर जब मिल जाएगा रूम बड़ा हॉल मिल जाएगा तो यहाँ भी फ्री कोचिंग का सुविधा करेंगे। सब जगह करें ईचागढ़ सारे हर एक ब्लॉक में। अभी 320-25 बच्चे हैं, वहाँ पर 5 टीचर हैं। मानगो तथा कदमा के असंगठित कामगार कल्याण संघ के सभी सब्जी विक्रेता द्वारा आज पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को ज्ञापन देते हुए मांग की गई कि 26 मार्च 2023 को जो दुकान उजाड़ दिए गए थे मानगो बाजार में, आज तक उनके पुनर्वासन को लेकर ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ना ही कोई कदम उठाया गया है। मौलिक अधिकार हर भारतीय को मिला हुआ है, उसमें एक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी भारतीय भारत में कहीं भी बस सकता है और जीविकोपार्जन के लिए कोई भी काम कर सकता है, जिसकी सुरक्षा भारतीय संविधान सुनिश्चित करता है। पर मानगो और कदमा के पथ सब्जी विक्रेता अभी भी इसके अभाव में भटकने को विवश हैं। पथ सब्जी विक्रेता के सदस्य और टाउन वेंडिंग समिति सदस्य ने मिलकर विक्रय जोन का चिन्हीकरण भी किया है। असंगठित कामगार संघ द्वारा इन जगहों की पहचान की गई है और मंत्री जी को बताया गया है। संघ के सदस्य सत्येंद्र ने बताया कि दुकानों को तोड़े जाने के बाद मंत्री जी का सर्वेक्षण हुआ था। मंत्री जी ने कहा था कि आप स्वयं जगह को चुनें, आप जहां सब्जी दुकान लगाना चाहते हैं वहां आप लगा सकते हैं, केवल जगह की पहचान करें और उचित जगह की पहचान करें। परंतु आज तक इस आश्वासन के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। जगह की पहचान करने के पश्चात भी सब्जी विक्रेताओं को आज भी इधर से उधर भटकना पड़ रहा है। मानगो में हम लोग का करीब बाजार 10 महीने पहले तोड़ दिया गया। उसके पहले आश्वासन दिया गया कि आप लोग को पहले बसाया जाएगा, उसके बाद आप लोग को बाजार हटाया जाएगा। तो उस बिना बसाई पहले हटा दिया गया, तोड़ ताड़ दिया आधी रात में हम लोग का बाजार। और तोड़ने के बाद फिर जब हम लोग को एक TBC का मीटिंग रखा गया कि आप लोग को कहीं व्यवस्था किया जाएगा, तो उस मीटिंग में बोला गया कि आप लोग जगह चिन्हित कीजिए, वो जगह पे आप लोग का बाजार बसाया जाएगा। तो हम लोग जगह 6 आदमी का टीम बना, हम लोग जाके जगह भी चिन्हित किए। चिन्हित करने के बाद अभी तक आज 10-11 महीना हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और दुकानदारों का ऐसा स्थिति आप मानगो में जाके देखिए कि रोज में लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि रोजी रोटी पेट चलाना है। इतना भारी संख्या में 3-4 सैकड़ों की संख्या में दुकानदार हैं। और मानगो में आज तक एक भी बाजार नहीं है, वही एक बाजार था जिसको तोड़ दिया गया। तो हम लोग प्रशासन से और DC साहब से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को कहीं व्यवस्थित किया जाए और 2014 के कानून के तहत हम लोग को का पालन हो और हम लोग को वेंडिंग जोन बनाया जाए। वेंडिंग जोन बना के हम लोग को मानगो के जितने दुकानदार हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए कि इससे मानगो में एक बाजार भी हो जाएगा, हम लोग का भी रोजी रोटी नहीं माना जाएगा। तो हम लोग पूरा परिवार के साथ आकर रोज बैठेंगे और क्या कर सकते हैं, हम लोग गरीब दुकानदार हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। विधायक जी का आश्वासन था कि आप लोग को पहले दुकान बनाया जाएगा, उसके बाद हटाया जाएगा। उसके लिए तो 80 दुकान पास भी हो गया था, हम लोगों ने पेपर में पढ़ा, 80 दुकान पास हो गया, शिलान्यास तक
पूजन तक हो गया, पर हम लोग का कुछ नहीं हुआ, सब काम रुक गया। एक बैग वहाँ आया, सब साफ करके वहाँ पे टाटा स्टील का, ठीक है, हम लोग को रोज़ में नहीं बैठता, हम लोग का भी शौक नहीं कि रोज़ में बैठेंगे, पर हम लोग का एक तमन्ना है कि हम लोग भाई आज 50 साल 60 साल से दुकानदारी करें तो हम लोग कहीं बैठाया जाए। और मानगो में एक भी बाजार नहीं है, गाँव का भी एक बाजार होता है, पर मानगो इतना बड़ा आबादी, उसमें एक भी सब्जी बाजार है तो कहीं बताइए आप, कहीं सब्जी बाजार नहीं। हम लोग एक जगह चिन्हित चाहते हैं कि एक जगह बता दिया जाए अगर कि वहाँ पे आप लोग को बैठाया जाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।